संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। खबर जनपद वाराणसी से है, जहां गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने अधिकारियों संग कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक भी की। साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में छात्रों को टेबल व स्मार्टफोन भी अपने हाथों से वितरित किया। इसके पश्चात सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। अभी काशी विश्वनाथ भगवान का यहाँ पर हम लोगों ने विशेष पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। इससे पहले काशी के कोतवाल के रूप में बाबा काल भैरव जी का भी मैंने दर्शन और पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है, वह बाबा विश्वनाथ जी के ही अहेतुक कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हुई। दर्दनाक मौत के बाद दूसरा युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना को अंजाम देकर टैंकर चालक मौके से हुआ फरार। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को कराया सीएचसी सोरो में भर्ती। सोरो कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप की घटना। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, कौन थे ये और कहाँ जा रहे थे? किससे एक्सीडेंट हुआ ये पल्ली काशी तरफ से आ रहे थे। अच्छा। और ट्रक भी जा रहा था, इसमें दोनों में एक्सीडेंट हुआ। जो खत्म हुए क्या नाम है इनका? महेश। पिताजी का नाम? पिताजी का सियाराम। और कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव होटलपुर। उम्र लगभग कितनी है इनकी? लगभग 40 के आसपास। और जो साथ में इनके थे घायल, वो कौन है? कल्लू। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम? जसवंत। उम्र कितनी है उसकी भी इतनी होगी 40-42 साल। और वो ट्रक वाला पकड़ गया, भाग गया। समाजवादी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में टाउन हॉल से चंद्रशेखर संकल्प यात्रा निकाली। मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप जाने पर रोक लगाने, महंगाई दर में वृद्धि पर रोक लगाने, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कराने, भर्ती आयोग के गठन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयानुसार कराने जाने की मांग शामिल है। कल जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है, जो पंजाब सरकार ने घिनौनी हरकत उनके साथ में की है, उस हरकत से पूरे देश के जन जन में रोष है। हर देशवासी उस घटना की निंदा कर रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने भी उसकी निंदा की है। तो हर जन जन में रोष है। आज ये हर जिला, हर क्षेत्र, हर गांव, हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहा है। लोगों ने मंदिर में जाके महामृत्युंजय के जाप किए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और पूरा युवा, हर वर्ग इस घटना की निंदा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए उनका पुतला दहन कर रहा है। और जिस तरीके से देश में कांग्रेस का सफाया हो गया, वो कांग्रेस की इसी मानसिकता की वजह थी और वो मानसिकता भी बदल नहीं रही है। जो कुछ बचे हैं, आने वाले समय में देश की जनता उसका जवाब भी देकर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम करेगी। और हम लोग चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं। गांधी और चंद्रशेखर के कदमों पे चलने का हम लोगों ने व्रत लिया है राजनीति में। और उसी के अंतर्गत जो चंद्रशेखर जी की पदयात्रा आज से लगभग 32-33 साल पहले 6 जनवरी 1983 को, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दे उन्होंने गौर किए। पहला मुद्दा पढ़ाई का था, दूसरा दवाई का था, तीसरा गरीबी मुक्त
समाज पोषण युक्त समाज के निर्माण की बात थी। पेयजल की समस्या उस समय थी, स्वच्छ पेयजल की, वो समस्या अभी भी बनी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आज की राजनीतिक दल जिस पर ध्यान नहीं देते और उस खाई को मजबूत करते हैं, वो सामाजिक सद्भाव का मुद्दा है। आज इंसान की नज़र से नहीं, हिंदू मुसलमान की नज़र से देखा जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा की नज़र से देखा जा रहा है। पता नहीं इंसान के कितने पहचान बना दिए गए, वो गिनना मुश्किल है। उसको हमारे नेता चंद्रशेखर ने आज से 30 से 35 साल पहले ही समझ करके उस यात्रा का जो महत्वपूर्ण 5वां मुद्दा था, वो सामाजिक सद्भाव का मुद्दा था। उन 5 प्रमुख मुद्दों को आज भी प्रासंगिक हैं। उन 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज टाउन हॉल से सैकड़ों की संख्या में हमारे नौजवान साथियों के साथ हम लोगों ने चलने का काम किया। हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो 5 मांगे तो हैं ही, उसके अलावा जो सरकारी संस्थानों व उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। चंद्रशेखर वो अंतिम नेता थे जो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कहने के लिए जो कांग्रेस लेके आई और जिसके यूपीए 1-2 की तरह एनडीए 1-2 भी उसका अगला क्रम बना करके और सरकारी संपत्ति और संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं और सरकार और आम आदमी दोनों गरीब होता चला जा रहा है। इस स्थिति में हमारे लोगों के पास जमींदारी तो आज से 70 साल पहले ख़त्म हो गई, लेकिन ये 10% जो नए ज़मींदार पैदा हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समिति की रिपोर्ट का आंकड़ा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों का, उस पर सोचने का विषय है कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद हो, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उस पर एक कार्य योजना बने, महंगाई डबल मुद्रास्फीति 2.5 अंकों को पहुंच चुकी, हर चीज़ें महंगी हो गई, वो महत्वपूर्ण है। सरकारी संपत्तियों से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा सेना भर्ती का जो मामला है, 3 साल से सेना भर्ती यहाँ नहीं हुई और उन लोगों आपने अपनी मांग जिलाधिकारी महोदय के थ्रू भेज दी है आपने, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप जिन मुद्दों की बात करके आज यात्रा कर रहे हैं, इस पे हमेशा आप लोग अटल रहेंगे या उनके परिवार की तरफ बिखर जाएंगे? बिल्कुल, हम चंद्रशेखर जी के विचार के सहयात्री हैं, हम उनके विचार के अनुयायी हैं। और चंद्रशेखर व्यक्ति नहीं, विचार थे और हम नहीं। ये कारवां जैसे आज 35 साल के बाद अपने सैकड़ों नौजवानों को देखा चंद्रशेखर जी के विचार के नाम पर चलते हुए, ऐसे ही मुझे इस भारतवर्ष पे भरोसा है, इस बलिया की धरती पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर। पद यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट तक हम लोग के नेता श्रद्धेय चंद्रशेखर जी जो भारत यात्रा की थी, वो 6 जनवरी को ही शुरुआत किए थे कन्याकुमारी से और उसकी समाप्ति जो है समाधि स्थल राजघाट में किए थे। उसी के स्मृति में एक छोटा कार्यक्रम हम लोगों ने टाउन हॉल शहर बलिया से और जिला अधिकारी के कार्यालय पे ज्ञापन के साथ देने का निर्णय लिया और आज ये ज्ञापन दिया। सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जो पदयात्रा की थी, उनका मकसद ये था कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि गांव के एक जगह से पूरे भारत को जान सकूँ, पैदल चल के अपने, वो देश के पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने भारत को अपने कदमों से नापा था और हर चीज़ को करीब से समझने की कोशिश की थी। क्या आप समझते हैं कि आज का नेता ऐसा कुछ करता है कि ये हर जगह के, हर भाषा के, हर लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को समझ सके? मुझे तो नहीं लगता है। आज के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भी उनके नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केवल समाजवाद उनका केवल सिर्फ एमएलए बनने तक है, उसके अलावा समाजवाद की कोई परवाह नहीं है। और हम लोग के नेता श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने देश को भ्रमण करके एक एक जगह, एक एक जलवायु, एक एक जगह की हर चीज़ों को समझा, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको जो है देश चलाने का मौका नहीं मिला और मौका भी मिला तो बहुत चंद दिनों के लिए मिला, ये दुर्भाग्य है। सर, अभी आप सच्चर कमेटी और बहुत सारी बार अपनी डिमांड रखी जिलाधिकारी महोदय, जिसमें सच्चर कमेटी का भी जिक्र था। अभी चूँकि सच्चर आप एक बहुत अच्छे जज थे अपने ज़माने के माने जाने, और सच्चर कमेटी जो बनी उसमें जो देश के कुछ लोगों के हालात को बड़े ख़राब दिखाए गए थे, तो तो क्या लगता है कि अब जो धर्म संसद शुरू हो रही है या इस टाइप की जो विभाजन की बातें की जा रही हैं, कत्ल की बात की जा रही है, तो इसको आप कितना सच मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, कितना बुरा मानते हैं? देखिए, हम लोग दूसरे की बात क्या करें, लेकिन हम लोगों के नेता, हम लोगों का सोच यही है कि देश के सारे लोग देश के हैं, सारे इंसान हैं, न तो कोई उसमें जात का, न धर्म का, न किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी सोच को लेके और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के विचारों को लेके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब आपका कहना है धर्म संविधान का है? धर्म संविधान का है? नहीं, धर्म जाति क्या है, हम कह रहे हैं कि इस देश में जितने लोग हैं सब हिंदुस्तान के लोग हैं,
चाहे जिस भी धर्म के हों, जिस भी जात के हों, जिस भी मजहब के हों, वो अपना अपना मजहब मानते हैं। जो पदयात्रा की उसका मकसद जो था अब वो पूरा हो रहा है कि आप लोग फिर से करेंगे पूरा उसको, उनके सपनों को पूरा करेंगे? अब देखिए, उनके सपने तो बहुत बड़े थे, क्या बात, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक कदम भी अगर उस पर चलते हैं तो हम लोग अपने को सफल मानते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे चलने का। ठीक है सर। पंजाब सरकार द्वारा बीते दिवस प्रधानमंत्री की यात्रा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर कासगंज के भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने आज एक मशाल जुलूस निकालकर वो पंजाब के सीएम का पुतला फूंककर विरोध जताया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिवस पंजाब की फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। कांग्रेस के खिलाफ भाजपाइयों ने खोला मोर्चा, सरदार पटेल प्रतिमा से निकाला मशाल जुलूस। मशाल जुलूस में सैकड़ों भाजपाइयों ने लिया भाग। पंजाब में प्रधानमंत्री के मार्ग अवरुद्ध करने वाले के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भाजपाइयों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। जो मशाल जुलूस है, पंजाब में जो प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार वहाँ की सरकार ने किया है, उस सरकार के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार का प्रदर्शन है। अम्बेडकर नगर में भी इस कारण से पंजाब सरकार का विरोध का प्रदर्शन मशाल जुलूस के द्वारा चल रहा है। मुबारकपुर आजमगढ़ अल जामियातुल अशफिया के संस्थापक हाफिज हुजूर मिल्लत साहब के 2 दिवसीय सालाना उर्फ शकुल संपन्न हुआ। बताते चले कि अल जमीअतुल अशफिया यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात के नाम से जानी जाती है। इसके संस्थापक हाफिजुर मिल्लत साहब की याद में हर वर्ष उर्स लगाया जाता है। इसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग बड़े अकीदत के साथ आते हैं और उनकी मजार पर चादर पोशी करते हैं। लोगों का आस्था है कि अगर भक्तगण सच्चे मन और भाव से इनके यहाँ आकर अपनी कामना करते हैं तो उनकी कामना ईश्वर अवश्य पूरी करता है। जिसका नाम ही हाफिज मिल्लत है, इसने मिल्लत के लिए काम किया, इसकी तालीम के लिए इतना बड़ा काम किया, इसके रौदे पे आकर चादर चढ़ाना, अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह मुल्क में अमन चैन का माहौल बने और जितने बड़े इदारे को देखना जिस तरीके से यहाँ तालीम का काम हो रहा है, अल्लाह ने इनके हाथों से इतना बड़ा काम लिया है। ऐसे में आकर के मुझे बहुत खुशी है और चादर चढ़ा कर दुआएं की है। हाफिज मिल्लत साहब कुछ इन पे कुछ रोशनी डाल दीजिए आप सर। करीबी हम लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि वो आज उस पर मौजूद हैं और हाफिज मिल्लत साहब ने दीन की और इल्म की इतनी बड़ी रोशनी जगाई है पूरी दुनिया में, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो हम लोग तो उस पर कुछ कह नहीं सकते, बस इतना जानते हैं कि हम मुबारकपुर वासी बहुत खुश नसीब हैं कि हजूर हाफिज मिल्लत साहब यहाँ अमन चैन के लिए हमने दुआ किया है और अपनी पार्टी के जीत के लिए कि फिर इस बार सरकार बने। मैं बहैसियत अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा मैंने सब पूरे मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ किया और अपनी सरकार बनने के लिए दुआ किया। थैंक यू। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 3 साल से मुसलसल कोरोना की महामारी ने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस कर रखा है और जिंदगी के हर शोबे में इंसान बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अल्लाह करे इस माहौल से निकलने की राहें आसान हो जाएं और सारी दुनिया के इंसानों को और अल्लाह की मखलूक को राहत रसानी का सामान फराहम हो। इसी कोरोना की वजह से हमारा 3 साल का प्रोग्राम अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर का जलसे दस्तारबंदी और उससे हाफिज मिल्लत भी मुतासिर हुआ।
और हमने हर साल ऐलान करवाया कि एहतियाती तदबीर लाजमी है, इसलिए हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान के शहदाइयों से इल्तिमास है कि वो इस मजबूरी की घड़ी में अपने अपने इलाका जाती में फातिहा खानी का एहतमाम करें और मुबारकपुर आने से परहेज़ करें।